हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि भारद्वाज, विज्ञान क्रांति साइंस रेवोल्यूशन आपका अपना चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की 5वें नंबर की क्लास है, 5th क्लास है। और आज की क्लास में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैनल पर जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्लास को, और कमेंट कीजिए। सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दोस्तों सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मनीष शर्मा, मुकेश सिंह, विकास यादव, हंसा मीना, तारन शरद, सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। याद रखना, आपका प्रेम प्यार इसी तरीके से बना रहेगा तो अपन इसमें और भी आगे बहुत अच्छी क्लासें रखने वाले हैं। एलडीसी तक हमारा कंप्लीट कंटिन्यू चलने वाला है। याद रखना, आज से हमने बीआईपीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी क्लास चालू कर दी है। और जो हमारी साइंस की बुक है, लगभग 3100 प्लस क्वेश्चन वाली, इसको हम कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या आपके पास बुक है तो भी बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से देख सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा हो लेने की तो आप ले सकते हो, उससे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बाकी आप चाहें सब नहीं लें तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। हाँ, मॉर्निंग वाली क्लास अच्छी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास हमारी सारी अच्छी रहेंगी, हम निश्चिंत रहें। पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। अभी हमारी एक एक घंटे क्लास चालू हमने की है, 1 घंटे बीआईपीएम पर चल रही है, 1 घंटे हमारी यहाँ पर चल रही है। बहुत जल्द ही मैं आपको मैराथन भी लेकर के आऊंगा, जिसमें 2-3 घंटे की क्लासेज भी अपन लेंगे। यानी कुल मिला के बुक को या साइंस की प्रैक्टिस को आपको बहुत मजबूत करा देंगे। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चे लाइव आने की कोशिश करें। अभी हमने चैनल स्टार्ट किया है जस्ट, और आपका प्रेम प्यार बना रहेगा तो इस चैनल को अपन बहुत आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आपके लिए मेहनत करेंगे। कंटिन्यूटी रहने वाली है। अपना कंटिन्यूस अपन एलडीसी की एग्जाम तक केवल एलडीसी को ही फोकस करने वाले हैं। इसकी जितनी भी तमाम सारी बातें हैं वो सारी अपन आपसे ही करेंगे। युवराज हमारे भरतपुर आई हैं तब ले आएंगे बिल्कुल। आर्यन, आशीष, बिंटू, रणराज नमस्कार, चारण सर, हंसा मीना, सभी को नमस्कार। बिल्कुल, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट से संबंधित क्वेश्चन है। याद रखना सभी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो मिलित करना है, एक तरफ उपग्रह का नाम दे रखा है, एक तरफ उसका यूज दे रखा है, किससे संबंधित है ये महत्वपूर्ण बात हमें बतानी है। किससे संबंध रखता है यह महत्वपूर्ण बात हमें बतानी है। सभी प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या इसका सही आंसर है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। रिसोर्ट सेट, ओशन सेट, कार्टोसेट एंड अपन बात करें रीसेट, एक तरफ इसका उपयोग दे रखा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अभी तक कमेंट नहीं आए हैं, आंसर बताइए सभी। हाँ बिल्कुल, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रिसोर्स सेट, रिसोर्स का देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्लूवर्ड ढूंढना है। क्या है क्लूवर्ड, देखो। रिसोर्स सेट, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो ये किससे संबंधित है बताओ, संसाधनों का पता लगाने हेतु है। किससे संबंधित है बताइए, संसाधनों का पता लगाने हेतु है। ओशन सेट, बताओ ओशियन का अर्थ क्या होता है। ए आंसर आ चुका है कई विद्यार्थियों का, युवराज आंसर ए आया है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ओशन, ओशन का मतलब होता है समुद्र, ओशियन का मतलब क्या होता है, समुद्र। तो देखो ये है समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए। कार्टोसेट, कार्टोग्राफी, कार्टो का मतलब होता है मानचित्रण, कार्टो का मतलब क्या होता है, मानचित्रण। तो कार्टोसेट किससे संबंधित बताओ, मानचित्रण व अर्थ इमेजिंग। और रीसेट, रीसेट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, पृथ्वी के प्रेक्षण के लिए है, उसको क्या बोलते हैं, रीसेट उपग्रह है ये। तो ये सैटेलाइट है दोस्तों, मिलान किया है हमने। क्या आंसर बन गया, 3 1 2 4। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ए होगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, मैंने आपको पहली क्लास दी थी दोस्तों, जिनका स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट वीक है, कमजोर है, तो वो पहले वाली क्लास को जरूर देखें। जो आज नए बच्चे जुड़े हैं हमसे,
जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हमने अभी कई सारी प्लानिंग है आपके लिए। जैसे अपन बात करें तो कुछ 10 मिनट के शो भी मैं आपको डालूंगा जिसमें मेन इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको डालने वाला हूं, वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे एक वीडियो हमने अपलोड किया है मिस्टर धातु वाला, वो भी आप जरूर देखें। और स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, करंट से रिलेटेड रखता है और थोड़ा सा कठिन भी होता है, तो मैं ये चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आप अधिक से अधिक देखें। और यदि आपने नहीं देखा है, समझ में आपको अभी तक आपने क्लियर नहीं देखा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको आप रिपीट करें थोड़ा सा। सारी क्लासेज को एक बार जरूर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्थान पर 2019 में किया गया था। पहला स्टेटमेंट, यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का कार्य करेगा। उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। उपयुक्त में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एलओए वाला पार्ट हमने डाला है, बहुत ही शानदार है। इसी तरीके से मैं आपको 10-10 मिनट के जो मेन पार्ट हैं, जहां से क्वेश्चन, जैसे कोई भी टॉपिक है उसका मेन पार्ट जहां से क्वेश्चन पूरी संभावना रहेगी, वो मैं आपको अलग से पब्लिश करूंगा ताकि आप उसको चलते फिरते देख लेंगे। चलो यार ठीक है, बैठे हुए 10 मिनट का देख लिया, फ्री हो गए, वो चीज हमारी क्लियर हो गई। इस तरीके के पार्ट में आपको डेली अपलोड कर दिए जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या है फटाफट से। तो मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग पहली क्लास में ही बताया था, एक तो NSIL बताया था, एक एंट्रिक्स बताया था। मैंने आपको दोनों स्वतंत्र रूप से बताए थे। क्या NSIL की स्थापना एंट्रिक्स के स्थान पर की गई थी क्या? सिंपल सी बात है, आप याद करो, मैंने पहला एंट्रिक्स लिखा था, दूसरा NSIL लिखा था। इसका मतलब दोनों की स्थापना एक दूसरे के ऊपर नहीं की गई है, स्वतंत्र रूप से की गई है। तो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्थान पर 2019 में किया गया था, स्थान पर नहीं है, स्वतंत्र रूप से है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है क्या? बिल्कुल। न्यू स्पेस इंडिया बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का भी क्या करेगा? कार्य करेगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा बताइए? केवल ए हो जाएगा। गलत कथन कौन सा हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न हैं दोस्तों। नया पैटर्न है पूरा की पूरा, जिन पैटर्न से आप डरे हुए हो सारे के सारे क्वेश्चन ये हमारी बुक के हैं, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें सोचने वाली समझने वाली थोड़ी सी बात होगी, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये तो है हमारा कथन। कारण क्या दे रखा है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ओल्ड थ्योरी पर आधारित प्रश्न है ये। हाँ जी, तो कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। ए आंसर आया है, सी भी आंसर आया है, राहुल ए आंसर आया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को चक्कर लगाती है, तो आप जानते हैं, आपने जीके में पढ़ा होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को क्या मिल जाता है? एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है दोस्तों? सही व्याख्या करता है। चलिए आज अगला प्रश्न है आज का हमारा, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2% से 10% तक करना है। उपयुक्त में से बताइए कौन से कथन सही हैं? उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान रखना, केवल एक, केवल दो, एक में तो दोनों। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में अपन बात करें तो यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने पर केंद्रित है। पहला पॉइंट हमारा सही है। देखो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े करंट से भी अपडेट आएंगे आपके, और ओल्ड थ्योरी पर भी आ सकते हैं, तो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टेंशन नहीं लें, पूरी साइंस की बुक को मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, जितना हो सकेगा मैक्सिमम करवाने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में आपकी लंबी क्लास भी ले लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए एमसीक्यूज वाला। ठीक है, चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। और दूसरी बात, आपने तो मुझे पता कर लिया होगा आप आ गए हो तो, लेकिन आप जितने बच्चे हैं उतने ही अपने मिलने वालों को और बताएं ताकि थोड़ा सा हमारा कारवां और बढ़े। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप भी अपने साथियों को चैनल से जोड़ें। तो कंटिन्यूस हमारी क्लास रहेगी दोनों ही चैनल पर। तो दोनों ही चैनल पर आधा पार्ट इसको हो जाएगा, आधा पार्ट आपका वीआईपी पर हो जाएगा, तो अच्छे से आपका कवर दोस्तों हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आंसर 2030 इंपोर्टेंट है। देखो इसमें करंट मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। आजकल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं कि करंट मुद्दे से जुड़े भी हो सकते हैं। हमेशा ओल्ड वाली चीज को किससे जोड़ा जाता है? करंट मुद्दे से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? करंट मुद्दे से जोड़ा जाता है। तो 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कितनी करनी है? 2 से 10% करनी। क्लियर है बात? तो दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे बताओ? सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सारे क्वेश्चन हमने आज कथन कारण के लिए हैं ताकि आपका डर खत्म हो जाए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो अपन सही कर सकते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का पूरा नाम याद रखना, क्या नाम है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहब जीएसएलवी के बारे में सही कथन कौन सा है या नहीं है। तो देखो, पहला, यह इसरो का सबसे शक्तिशाली और चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण है क्या? यह इसरो का सबसे शक्तिशाली और, हाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिया करेंगे, ठीक है। यह इसरो का सबसे शक्तिशाली और चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण है। इसे स्ट्रैप ऑन बस्टर्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या आंसर हो जाएगा बताइए इसका? क्या इसका प्रयोग नहीं कर सकता है? अरे कर सकते हैं। इसमें याद रखना ये क्या होता है, ये एक द्रव प्रणोदक होता है। प्रणोदक के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है थ्योरी में, थ्योरी भी इसमें पढ़ाऊंगा, एक क्लास थ्योरी की हमारी बची हुई है। तो द्रव प्रणोदक का यूज किया जाता है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा बताइए? गलत हो जाएगा। और इसरो का क्या सबसे शक्तिशाली है क्या? तो सबसे शक्तिशाली बिल्कुल चतुर्थ पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ऑप्शन एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। बाकी इसके मूवमेंट के लिए याद रखना, स्टेप ऑन बूस्टर्स, ये क्या होता है? द्रव प्रणोदक है। प्रणोदक क्या होता है? प्रपल्सन बोलते हैं। एक तरीके से जो रॉकेट में ईंधन का यूज किया जाता है वो होता है। तो इसमें केवल एक कथन हमारा सही होगा। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों एलडीसी साइंस एमसीक्यू बुक, जिसके बारे में आपको पता भी है, नहीं पता है वो सुन लीजिए। यदि आपको ऑनलाइन मंगानी है तो आप बीआईपीएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करके हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन के लिए आप ऑल ओवर राजस्थान से कहीं से भी ले सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी जगह हमारी बुक उपलब्ध है। वास्तविक रूप से एनसीईआरटी आरबीएससी की बोर्ड पर आधारित क्वेश्चन है। सभी तरीके के एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, सरल भी हैं, मॉडरेट भी हैं। 2021 से 2026 तक के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू भी हैं
जो लेटेस्ट आए हुए हैं अभी, हो सकता है आने वाले एग्जाम में फिर से रिपीट होने की संभावना बनेगी, तो मैंने वो ही क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ज्यादा ओल्ड वाले क्वेश्चन इसमें नहीं डाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन एमसीक्यू नए पैटर्न के हैं, बाकी कुछ 2021 से 26 तक के जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके अंदर के क्वेश्चन भी अपन को इस बुक के अंदर आराम से मिल जाएंगे। मैंने नाम नहीं लिखा है कि साहब किस बुक क्वेश्चन आया हुआ है किस एग्जाम के अंदर, बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बुक मस्त है आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार बुक है। देखो बुक में मेहनत पूरी की है, कोई माइनर आमूल चूल मिस्टेक हो सकती है वो आप मुझे बता दीजिएगा, नंबर मेरा आपके पास है। बाकी कोई मिस्टेक मुझे लगेगी तो मैं खुद यूट्यूब पे आपको बता दूंगा। बाकी नए के बराबर है, कोशिश की गई है कि उसको एरर रखा जाए। फिर भी है कि चलो ह्यूमन मिस्टेक को टाइपिंग वगैरह की एरर हो सकती है, तो आपको लगे तो आप बता देना। नंबर आपके सामने है, इस पे आप मुझसे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, ये नीचे आप थोड़ा सा नीचे हो गया ये 50 86 85। इसकी पीडीएफ के लिए आप पीआईपीएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ ले ली है, अच्छी बात है। चलिए अगला इसका आंसर बताइए। निशार, निशार क्या है दोस्तों? नासा प्लस इसरो, नासा प्लस इसरो मिशन नासा के कैलिफोर्निया स्थित लॉन्चिंग पैड से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। निसार मिशन में इसरो केवल एस बैंड रडार और लॉन्च सेवा प्रदान कर रहा है। बताइए, ए सही है, आर गलत है? ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। क्या आंसर हो जाएगा बताइए इसका? निसार के बारे में क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको थ्योरी में भी बता चुका हूं निसार क्या है। ये नासा और इसरो दोनों का मिला जुला एक मिशन है। ये क्या, ये नासा के, देखो नासा इसरो है तो दोनों का है, लेकिन आपको ये बताना है कि इसकी लॉन्चिंग कहां से की गई है। आजकल हर लाइन को बहुत ही तरीके से पढ़ना होता है, एक्यूरेसी के साथ पढ़ना होता है, तभी हम उसका आंसर दे पाते हैं। अब देखो यहां मिस्टेक क्या कर दी, जैसे निसार अब सब जानते हो नासा का है, तो अपन बच्चा यही सोचेगा कि यार नासा से किया होगा, जबकि नासा के कैलिफोर्निया स्थित लॉन्चिंग पैड से इसको अंतरिक्ष में भेजा नहीं गया है। याद रखना, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम सुना होगा आपने, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या किया गया है, इसकी लॉन्चिंग की गई है। हालांकि नासा का योगदान है, लेकिन लॉन्चिंग जो की गई है वो याद रखना कहां से की गई है, हमारे भारत से की गई है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। तो एक कथन हमारा गलत है। निशार मिशन में इसरो केवल एस बैंड रडार और लॉन्च सेवा दोनों ही प्रदान कर रहा है, तो ये तो गलत है। लेकिन आर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से एक कथन कारण वाला प्रश्न, मोस्टली आज के प्रश्न हमारे कथन कारण वाले हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। बी ऑप्शन, चलिए इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा। निशार दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एल बैंड और एस बैंड, निशार दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एल बैंड तथा एस बैंड, याद रखना एल बैंड तो नासा द्वारा निर्मित है, एल बैंड का निर्माण नासा द्वारा किया गया था, ये नासा द्वारा निर्मित है। जबकि एस बैंड जो होता है ये इसरो के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है बताइए? ये इसरो के द्वारा निर्मित है। तो निशार दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, निसार दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एल बैंड और एस बैंड क्या दोनों का उपयोग किया जा रहा है। दोनों का उपयोग किया जा रहा है। और कथन क्या है? यह मिशन पृथ्वी की सतह में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, भूकंपीय गतिविधि, क्या इनका अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? निशार दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिस पर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो कृपया करके, या तो आपके पास बुक नहीं है तो आप लिख जरूर लें। ये सारे करंट से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा आप लिख लें अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और बुक है तो फिर बुक से आप प्रैक्टिस करें। स्पेस वाला मामला ऐसा है कि एक बार याद करने से याद जल्दी से नहीं होगा, इसकी टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी टफ है, इसको बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों।
मैं चाहता हूं ऐसे टॉपिक को आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूं जिससे आपकी क्वेश्चन की गलती होने की संभावना न के बराबर रहे। तो निसार दुनिया का बिल्कुल पहला ऐसा उपग्रह जिसमें एल बैंड एस बैंड दोनों का यूज हो रहा है, और ये किससे संबंधित है? तो ग्लेशियर्स का पिघलना, भूकंपीय गतिविधि, इन सब का अध्ययन करने के लिए ये बैंड काम में आते हैं। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है दोस्तों? सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान के वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए लगा लो, आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा, चाहे एलडीसी की बात करो, चाहे पीएसआई की बात करो, चाहे सीईटी की बात करो, चाहे आरएस की बात करो, चाहे वीडियो की बात करो, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना। और स्पेस टेक्नोलॉजी तो हर एक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इससे इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसरो ने गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए क्या व्योम मित्र नामक एक महिला रोबोट विकसित किया है? तो देखो गगनयान जो है वो एक मानव अंतरिक्ष मिशन है। एक्चुअली पहले कल मैंने बताया था कि स्पुतनिक सेकंड के द्वारा लाइका कुतिया को, जो कि मास्को की सड़क पर घूमने वाली एक आवारा कुतिया थी, जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब हमारा उद्देश्य क्या है, अब हमारी प्लानिंग क्या है भारत देश की, कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा जाए। और मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने से पहले अपन मानव विहीन भेजेंगे, जिसके अंदर रोबोट भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? रोबोट। उस रोबोट का नाम याद रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए उस महिला रोबोट का नाम क्या है? उस महिला रोबोट का नाम है व्योममित्र। क्या नाम है दोस्तों? महिला रोबोट का नाम है व्योममित्र। बुक कितने दिन में आ जाएगी? आप एक बार उसको ऑर्डर कर दीजिए। अब देखो 3 से 4 दिन तो लगते हैं, 3 दिन का समय तो लगता है, बाकी आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। सिमरन कौर नमस्कार जी, नमस्कार। तो व्योममित्र ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, व्योममित्र महिला रोबोट को भेजा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। व्योममित्र को अंतरिक्ष यान के अंदर के वातावरण, दबाव, प्रेशर, विकिरण के स्तर की निगरानी के लिए डिजाइन किया है। यानी पहले रोबोट को भेजा जाएगा, रोबोट को उन स्थितियों से पता चलेगा कि भाई वास्तविक स्थितियां क्या होती हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, एक तरीके से आर्टिफिशियल कंडीशन दी जाएंगी, तो रोबोट के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाएगा, फिर मानव को भेजा जाएगा। तो मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है बताइए? गगनयान है। पहले मानव रहित जाएगा, फिर बाद में मानव को भेजने की है, और भेजने के साथ साथ मानव को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना भी इसका मेन उद्देश्य है, वापस लाना भी इसका मेन एम है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी भर्ती परीक्षा के लिए, तो विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या करता है दोस्तों? सही व्याख्या करता है। आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेलो ऑर्बिट में स्थित उपग्रह को स्थित बनाए रखने के लिए समय समय पर स्टेशन कीपिंग युद्धावास करना पड़ता है। जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है वो ऐसा नहीं समझे कि साहब ये क्वेश्चन हम पे नहीं आ रहे हैं तो डिमोटिवेट आप हो जाओ। डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। करंट का मामला है, करंट के क्वेश्चन किसी को ही नहीं आते, यानी बहुत कम आते हैं। पढ़ोगे ना तब आएंगे, तो आप ऐसे टेंशन नहीं लेने का कि साहब हम पर नहीं आ रहे हैं या क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो। आप ये सोचो कि हमें सीखना है, हम पे नहीं आता है, आज हमें आने लग गया, अच्छी बात है। मेन हमारा टारगेट है एग्जाम को भेजना। आज आप पे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आज आप मेरे पास यहाँ पर आए हो, चैनल पे जुड़े हो, तो निश्चित रूप से सीखने के लिए जुड़े हो। तो आज आप सीख जाओगे, एग्जाम में इस क्वेश्चन को बाई चांस आ गया और आप उसको कर दो, तो आपकी क्लास लेने का मतलब निकल जाएगा। जैसे अभी हमने परसों क्लास ली थी, उसका एक क्वेश्चन कल यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है। डिट्टो तो नहीं था, लेकिन मिलता जुलता स्टेटमेंट जो था वो यूपीएससी में आया हुआ, इसी स्पेस टेक्नोलॉजी का, याद रखना। जेनेटिक्स का भी क्वेश्चन हमारा लगभग, मतलब आराम से उसको अपने से पढ़ा हुआ बच्चा आराम से कर सकता है, ऐसा प्रश्न कल अभी यूपीएससी में पूछा है, मैं उसके भी क्वेश्चन ले लूंगा। तो यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के अंदर भी अपना क्वेश्चन 2-3 दिन पहले वाली क्लास भी आया हुआ है। दो स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम एक जैसे मिले हैं, एक स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज था। अब देखो अपन सोचेंगे 100% हुबहू क्वेश्चन का मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता है, चीजें मिलती जुलती मिलती हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में सरल रूप से पूछ ले, जैसे हो सकता है आपसे डायरेक्ट रोबोट का नाम ही पूछ ले कि महिला रोबोट का नाम क्या है, सीधा आप बताओ व्योममित्र है। इसके द्वारा भेजा जाएगा, गगनयान के द्वारा भेजा जाएगा, कैसा है, स्टार्टिंग में मानव रहित है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, फॉर्मेट उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हेलो ऑर्बिट में स्थित उपग्रहों को बनाए रखने के लिए समय समय पर स्टेशन कीपिंग का युद्धावास करना पड़ता है। एल बोले तो लैंग्वेज, L1 बिंदु एक अस्थिर संतुलन बिंदु
है जहां सौर दबाव और अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण उपग्रह को उसकी कक्षा से हटा सकता है, हटा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए इसका? हेलो ऑर्बिट। कई बार क्या होता है, जैसे कोई बाहरी हवा आई, कोई सोलर एयर आई, सौर हवा आई, तो सौर हवा की जो ताकत होती है ना, उस सौर हवा की जो पावर होती है, शक्ति होती है, उससे क्या होता है, कोई उपग्रह अपनी कक्षा से भटक सकता है, अपने रास्ते से भटक सकता है। तो उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसको सही पथ पर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्टेशन कीपिंग की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, स्टेशन कीपिंग क्या है समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, कोई बाहरी तूफान है, कोई सोलर हवा है, कोई बाहरी अवरोध है जिसकी वजह से उपग्रह जा रहा है, उपग्रह को माना कि उससे वो टकराता है, तो उपग्रह की कक्षा भ्रमित हो सकती है, उपग्रह कक्षा को छोड़ सकता है, उपग्रह की कक्षा बाधित हो सकती है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेशन कीपिंग कहते हैं। तो इसलिए उसको स्टेशन कीपिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर ए और आर दोनों कथन सही है, और आर ए की क्या करता है दोस्तों? सही व्याख्या करता है। क्या काम करता है? आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी करवा दिया था आपको। आदित्य L1 का वेल्क, वेल्क का पूरा नाम याद रखना, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। क्या नाम है बोलिए? विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। अलग से आपसे वेल्क का नाम पूछा जा सकता है। वेल्क का नाम क्या होगा दोस्तों? विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। पेलोड सौर डिस्क को पूरी तरह ढक लेता है। कथन कारण क्या है? सौर कोरोना की चमक सूर्य की मुख्य सतह की तुलना में बहुत कम होती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कोरोना एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकुट या ताज। जिसकी संरचना मुकुटनुमा होती है, ताजनुमा होती है, उसको क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, कोरोना का जो सूर्य है, जैसे सूर्य है, इस सूर्य का बाहरी आवरण भी क्या कहलाता है बताइए? कोरोना कहलाता है। तो जो मध्य सरफेस है ना, इसका याद रखना, इसकी चमक जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी बजाय इसके। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? कथन तो सही हो जाएगा, कारण क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। सॉरी, सौर कोरोना की चमक सूर्य की मुख्य सतह की तुलना में कम होती है। बिल्कुल सही बात है, ये चमक इसकी कम होती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या हो जाएगी? सही व्याख्या हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ए होगा। बिल्कुल आपका आंसर सही है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीएसएलवी रॉकेट के तीसरे चरण में क्रायोजेनिक, क्रायो शब्द का मतलब होता है अत्यधिक ठंडा। क्रायो का मतलब क्या होता है? अत्यधिक ठंडा होता है, याद रखना। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक जटिल तकनीक है। कारण क्या है? क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस और तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिमरन, हंसा, मीना भाई सभी आंसर दीजिए, जितने बच्चे लाइव हैं। एक बार मैं सभी कमेंट चेक कर रहा हूं। कमेंट थोड़े बड़े कर दो। सभी को भाई गुड इवनिंग, नमस्कार। जो पहली बार चैनल पर विजिट किया है वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क क्या है? आप सभी चैनल को अपने अपने स्टेटस पर लगाओगे, शेयर करो, अभी शेयर करो। अभी समय है तो अभी शेयर करो अपने चैनल को। अब जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, तीन बटन पर, तीन बिंदु बिंदी पर, तो शेयर का ऑप्शन आएगा। अपने अपने चैनल, अपने अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और अपने इंस्टाग्राम पर प्लीज शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें। मैं देखता हूं आप आज कितनी मेहनत करते हो, कितना अपन को थोड़ा सा इंक्रीज करते हो। ठीक है, ये आपका काम है, ये आपको करना पड़ेगा। मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। मेरा काम मैं करूंगा, लेकिन आप मेरे लिए ये काम जरूर करोगे। ठीक है, चलिए आगे की बात अपन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो।
क्रायोजेनिक का मतलब होता है अत्यधिक ठंडा है। जीएसएलवी रॉकेट के तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। बिल्कुल क्रायोजेनिक इंजन का यूज करते हैं और इसमें माइनस टेम्परेचर का यूज होता है ईंधन के रूप में, और तरल ऑक्सीजन तरल हाइड्रोजन का यूज होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। बताओ कमेंट करके करोगे ना शेयर सभी। चलिए आज का अपन का ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आदित्य L1 मिशन को भारत के सबसे भारी रॉकेट PSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, रिपीट हो गया है। सूर्य मिशन के लिए अत्यधिक पेलोड क्षमता की आवश्यकता थी, जो केवल LVM-3 ही प्रदान कर सकता था। लेटेस्ट वाले सारे क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने। ये नहीं आते हैं तो इनको रट लेना भाई, इनको रट लेना। बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लेना। बुक का प्राइस क्या होगा? बुक का प्राइस आई मीन ऑफलाइन आपको मिलेगी शायद 220, 230, 240। अब देखो कई बार वो दुकानदार के ऊपर होता है, 10-5 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी लगभग हम 200 से 250 बीच में आपको ऑफलाइन मिलेगी। ऑनलाइन के लिए कुछ थोड़ा सा पेमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। बाकी बुक बहुत शानदार है। 31 तो क्वेश्चन है हमारे, और सारे एनसीईआरटी आरबीएससी बोर्ड आधारित है। मैं तो आपको सबको यही गाइडेंस दूंगा, सलाह दूंगा कि आप बुक जरूर लें, उससे आपको 100% फायदा मिलेगा। आप एनसीईआरटी की टेंशन को भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है नहीं पढ़ी। मुझे पता है कई बच्चे आज भी टेंशन लेके बैठे होंगे कि यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हमने नोट्स पढ़े। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, नोट्स पढ़े। अपने नोट्स भी और एनसीईआरटी अपने जो ये बुक है, दोनों ही एनसीईआरटी आधारित है। अपनी यदि अपने नोट्स पढ़ करके यदि आप उस बुक को करोगे ना, तो बहुत फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। आपको लगेगा भी कि हाँ यार वास्तविक एनसीईआरटी आधारित है। तो वो क्वेश्चन दे रखे हैं। बायोलॉजी के तो टॉपिक आपको दोस्तों 12th लेवल तक पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखना। 12th स्टैंडर्ड तक का पढ़ना पड़ेगा। जैसे इकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो है ना, इसके 5 चैप्टर हैं, वो 5 चैप्टर आपको 12th लेवल तक के पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके काम होगा। आदित्य L1 मिशन को भारत के सबसे भारी रॉकेट इससे लॉन्च किया गया है क्या? नहीं। ध्यान रखना, इसका आपको याद भी रखना है, PSLV से किया गया है। PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। जब इससे लॉन्च किया गया है तो केवल यही दे सकता है कि जब ये गलत है तो ये तो अपने आप गलत हो गया। तो यहां पर दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ए और आर दोनों ही कथन गलत हैं। ए और आर दोनों ही कथन गलत हैं। आंसर लगा लीजिए इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस कंट्री ने 2026 तक? हाँ तो नोट्स पढ़ लिए ना, तो अब आप बुक पढ़ो बस, और कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो होना हो मैं ये कह रहा हूं, किसी की नोट्स आप निकाल के देख लेना। अपने नोट्स अपने 21 हैं, 19 नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो 50 क्वेश्चन किसी पे नहीं होंगे पूरे। मैं भी एग्जाम दूंगा एक बार, तो हो सकता है मेरे से कुछ क्वेश्चन एक दो निकल जाए, गलत हो जाए, नहीं आए याद अचानक से, करंट का कुछ क्वेश्चन ही ऐसा बन के आ जाए। 50 क्वेश्चन अपन को सही नहीं करने। एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं जो एग्जामिनर खुद चाहता है कि इनको बच्चा अटेम्प्ट नहीं करे, या इनको गलत करे, या ये छोड़े इनको, ताकि कट ऑफ पूरी 100 नहीं जाए। तो हमें उन एक दो क्वेश्चन पर ध्यान देना भी नहीं है। अभी बाई चांस माना कि एक क्वेश्चन को बीएससी लेवल का आ गया आपके साथ, कोई न्यूमेरिकल आ गया, कैसा भी कोई उटपटांग न्यूमेरिकल आ गया, क्या आप एक क्वेश्चन की वजह से बीएससी पढ़ने बैठोगे? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन अगर एक टॉपिक फिक्स कर दे तो हम उसको भी पढ़ा दें, लेकिन हमें थोड़ी पता अगली बार पता नहीं किस टॉपिक से पूछ ले। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो केवल और केवल भूमिका बनाने के लिए होते हैं, बस वो पेपर का कि हाँ यार लेवल बड़ा खतरनाक आया। बाकी उन दो चार को आप छोड़ भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो 50 में से जो 45 आप पढ़ के जा रहे हो ना, और जो आपके पढ़े हुए आ जाए आप उन्हीं को सही कर देना, मैं गारंटी दे रहा हूं उसी से आपका काम हो जाएगा। आप उनकी टेंशन ले नहीं, 100% तरफ भागे नहीं। इतना पढ़ने के बजाय इतना पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ताकि जो पढ़ के जा रहे हैं कम से कम उसमें से क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। इसका आंसर क्या होगा? किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर यात्रा? अमेरिका पर। क्या आंसर हो जाएगा बताइए? अमेरिका पर बी आंसर होगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा? बी, अमेरिका पर घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो वक्तव्य हैं। बस आजकल प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। आपको दिए गए कोटों में से सही का उत्तर चयन करना है। पीएसएलवी को भारत का वर्क हॉर्स कहते हैं। पीएसएलवी ने भारत के कई महत्वपूर्ण मिशन जैसे चंद्रयान फर्स्ट,
मंगलयान मॉम जैसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं थ्योरी में आपको चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, मंगलयान के बारे में, कल शुक्रयान के बारे में बता चुका हूं। ऐसे विद्यार्थी जिनको थ्योरी की क्लास देखनी है तो मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा स्पेस टेक्नोलॉजी की, और जल्दी ही आपको लाइट वाला चैप्टर भी, यदि किसी का कमजोर है तो लाइट वाले चैप्टर की भी सारे वीडियो में अपलोड करवा दूंगा, सारी क्लासेस ले लूंगा यार ना, तो वो वाला चैप्टर भी आप पढ़ सकते हो और प्लेलिस्ट बनवा देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पीएसएलएनबी में भारत के जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है कि मंगलयान क्या है, कब लॉन्च हुआ था, यदि मन में कोई भी सवाल है तो पुरानी क्लासेज को ढंग से जरूर देखें, आपका एकदम यूनिटी एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है, पीएसएलएनबी ने चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान इनको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और भारत का वर्क हॉर्स कहते हैं। दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पायल यादव गुड नाइट, गुड नाइट अभी से क्यों कर रहे हो, अभी तो आप पहले पढ़ो तो सही, क्लास में आए हो तो पहले क्लास देखिए उसके बाद गुड नाइट कीजिएगा, अभी कहाँ टाइम हुआ है सोने का। तो यहां पर हमारे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार सर सारे कथन कारण के प्रश्न ले लिए, आपका मन करता है ना कथन कारण के प्रश्न लो गुरुजी, कथन कारण के प्रश्न लो, नए पैटर्न के प्रश्न लो, तो आप देख लो नए पैटर्न के प्रश्न। नए पैटर्न के प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं। आज हालांकि ज्यादा ही हो गए, कुछ नए पैटर्न के सारे ही हो गए, कल से अपन मिक्स में ले लेंगे। अब कई बच्चों के तनाव भी हो रहा होगा जिन पर आंसर नहीं आ रहे हैं, जिन पर आंसर नहीं आ रहे हैं उन बच्चों के तनाव भी हो रहा होगा कि यार ऐसे प्रश्न आ गए तो हम क्या करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, सीखना है, इन्हें क्या करना है, हमें सीखना है, याद रखना। अब सीख जाओगे तो क्वेश्चन गलत हमारा नहीं होगा। हाँ प्ले लिस्ट बनाकर डाल देंगे ताकि आप ले लें उसको, सही बातें मिलती नहीं है कई बार ऑनलाइन, कोई नहीं प्ले लिस्ट बनवा देंगे, प्ले लिस्ट में डलवा देंगे इनको। संचार उपग्रहों को आमतौर पर भू स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। कारण क्या है, भू स्थितिक कक्षा में उपग्रह की गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति के बराबर होती है, घूमने की गति के बराबर होती है। दोस्तों हमारा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, हालांकि बना हुआ तो काफी पहले से, स्टार्ट हुए 5 दिन ही हुए हैं। 1 के सब्सक्राइबर की ओर हम बढ़ रहे हैं और आज आपसे ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्लास को इतना शेयर करोगे, अपने दोस्तों का इतना शेयर करोगे, वीडियो को आप क्लास के स्टेटस पर लगाओगे, अपने पर आपके जो भी ग्रुप है उनमें शेयर करोगे, और मुझे आज आप तोहफा दोगे कि आज इसको आप 1K प्लस करवाओगे। कोशिश करना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आपको कोशिश करनी है, बाकी रिजल्ट क्या रहेगा वो आगे पता चलेगा। आपको कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है। शेयर करने में कोई 2 घंटे नहीं लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगते हैं। और भी चीज शेयर करते हो ना, तो ये भी आपको आज करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये तो सरल प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, याद रखना, सरल प्रश्न है ये और पुराना प्रश्न है ये। क्लास ज्यादा ही लेंगे, बढ़ा देंगे आपका टाइम, टेंशन मत लो, आप लाइव आया करो, क्लास अपने आप बढ़ जाएगी। चलो मुझे बताओ, भू स्थितिक कक्षा आया हुआ क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से कितनी किलोमीटर दूरी पर है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सैटेलाइट जितने भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, उनको आमतौर पर जियो स्टेशनरी फेज में स्थापित किया जाता है। भू स्थितिक कक्षा में उपग्रह की गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति के बराबर होती है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये लाइन रट लो। भू स्थितिक कक्षा में सैटेलाइट की जो मोशन होती है वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति के बराबर होती है, पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने की क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये लो फिर से कथन कारण भाई, फिर से कथन कारण। फिर से कथन कारण वाला प्रश्न है। क्रायोजेनिक
इंजन का क्वेश्चन है। क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे स्थान जिसका टेम्परेचर कम होता है वहां उसको क्रायो सब से पुकारते हैं। अपन क्या बोलते हैं उसको? क्रायो सब से पुकारते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का यूज ईंधन के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसको क्रायोजेनिक बोलते हैं, क्योंकि तरल ऑक्सीजन तरल हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। तरल हाइड्रोजन को बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है। तो ए और आर यहां पर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है दोस्तों? सही व्याख्या करता है। आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अरे यार, आज तो कथन कारण के ही प्रश्न भर गए सारे। आज तो कथन कारण से अब तो धाप गए होंगे, अब तो पेट भर गया होगा कथन कारण से। कथन कारण वाले प्रश्न आज खूब लिए हैं। बच्चे के मन में एक ही डर है अभी, कथन कारण कथन कारण। अरे सही व्याख्या के लिए क्योंकि जोड़ लिया करो कि सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, क्योंकि सब बीच में जोड़ लिया करो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा है। कथन ए क्या है? चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। इंपोर्टेंट है भाई, चंद्रयान 3 का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। बिल्कुल सही है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा सूर्य के प्रकाश से रोशन रहता है, इससे सौर पैनलों को ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। उन गड्ढों के वजह से वहां पर अंधेरा दिखाई देता है। हाँ, कुछ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो बड़े बड़े स्थान हैं, जो ऊंचे हैं, जिसे अपन कह सकते हैं ना पहाड़ जैसे स्थान, जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होते हैं, इसी तरीके के वहां पर भी ऊंचे ऊंचे स्पेस हैं, वहां पर केवल सूर्य की रोशनी दिखती है। बाकी दक्षिण ध्रुव पर जो गड्ढे हैं उनमें रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो कारण हमारा गलत हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग तो ए सही है, आर गलत है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की गई थी बताओ? 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की गई थी? 23 अगस्त 2023 को की गई थी। ये सारे ही क्वेश्चन अपने बुक में हैं। ये सारे क्वेश्चन नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, सभी सभी अपने बुक में है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सही उत्तर का चयन करना है। भारत के अधिकांश भारी उपग्रह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और भूमध्य रेखा के काफी करीब है, जिससे रॉकेट को पृथ्वी के घूर्णन का लाभ मिलता है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये भी अच्छा प्रश्न है। ओल्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना, ये ओल्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप क्लास रेगुलर रहेगी। एक्चुअली बीच में क्या है कि रेगुलर बीच में स्टार्ट तो हुई नहीं थी, BIPM पर बीच में पहले भी मैं स्टार्ट करने की सोच रहा था, लेकिन अब दोनों जगह अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। जिन बच्चों ने बुक ली है उन बच्चों का मैसेज था कि सर बुक को रिवाइज किया जाए, बुक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, सॉल्यूशन करवाया जाए, तो इसलिए दोनों जगह पर आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। 3 से 4, 3 से 4 आपको BIPM एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है मेरी क्लास के लिए, और 8 से 9 अपन इस क्लास जुड़ेंगे। एक कमेंट करके बताइएगा मुझे, 8 से 9 का टाइम सही है क्या आपके लिए, या 9 से 10 का करें, या पहले करें? एक बार कमेंट करके बताना आप सभी, तो मैं आपके ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं डिसाइड कर लूंगा। वैसे हमने टाइम अभी 8 से 9 रखा है, इस टाइम को 9 से 10 अपन यदि करें तो क्या आपके लिए सही रहेगा क्या? या 8 7 से, वैसे 8 से 9 सही है, या 9 से 10 किया जाए? टाइम का कोई इशू तो नहीं है ना? बाकी देखो अब थोड़ा बहुत तो इशू रहेगा, सबके अलग अलग चीजें रहती हैं। अपन चाह रहे हैं आप चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर 8 से 9 का सही है? जिसको जल्दी सोना उसके लिए तो सही है। बताइए क्या आंसर होगा? भारत के अधिकांश भारी उपग्रह
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। श्रीहरिकोटा भारत के पूर्वी तट पर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपके वहां क्या पूछेगा, ये ऑप्शन दे दिया, फिर पूछेगा श्रीहरिकोटा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के दूर है, जिससे रॉकेट को पृथ्वी के घूर्णन का लाभ मिलता है। बस इतनी सी गलती कर देगा और वो ही आपको छांटनी है। इसलिए मैं कहता हूं एक्यूरेसी के साथ पढ़ो चीजों को, चाहे कम पढ़ो लेकिन एक्यूरेसी के साथ पढ़ो, जिससे क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो पूर्वी तट पर है, भूमध्य रेखा के पास है, रॉकेट से घूर्णन मिलता है। ए और आर दोनों सही है। आर एक भी क्या करता है दोस्तों, सही व्याख्या करता है। नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, अलग अलग करवाएंगे। वहां जेनेटिक्स से स्टार्ट किया है, यहाँ स्पेस चलेगा। वहां जेनेटिक्स के बाद जैसे पूरा होगा, दूसरा चैप्टर ले लेंगे, ह्यूमन डिजीज वाला ले लेंगे, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी ले लेंगे, ठीक है। वहां पर अगला संतुलित भोजन ले लेंगे, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक अलग अलग चलेंगे दोनों जगह पर, इसलिए आपको दोनों जगह का फायदा मिले और दोनों जगह आप कम समय में पूरी बुक को रिवाइज कर सके। अपनी फिलहाल जिम्मेदारी है कि हमने आपको बुक दी है तो आपकी बुक का रिवीजन अच्छे से करवाया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन करवाया जाए, शब्दों को बताया जाए, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। कुछ बच्चों की परेशानी थी कि साहब गुरुजी बुक तो हमने ले ली, आपने दे दी, हमने ले ली, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कराओ। तो इसलिए अपन ने एक्सप्लेनेशन भी चालू कर दिया है और आगे अपन धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। थोड़ा सा आप जुड़ के रहिएगा, मैक्सिमम बच्चे लाइव आने की कोशिश किया करो। लाइव आने से क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप लाइव आओगे तो थोड़ा सा आपको सोचने का मौका मिलेगा। रिकॉर्डेड में क्या होता है, हम देखते रहते हैं, केवल आंसर देखते हैं और तुरंत 15 मिनट में क्लास को खत्म कर देते हैं। उससे आपकी समझ विकसित नहीं होगी। आप आंसर तो देख लिया, आप खुश तो हो जाओगे कि मैंने 1 घंटे क्लास देख ली, 25 क्वेश्चन मैंने देख लिए, लेकिन उनका आपको जो मिलना चाहिए ना एवरेज प्रॉफिट, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा लाइव के साथ जुड़े तो ज्यादा सार्थकता बनी रहेगी। आपको भी थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। तो कोशिश किया करो। ये टाइम ऐसा है लगभग सभी फ्री हो जाते हैं, बाकी देखो जिंदगी भर आदमी फ्री तो कभी नहीं होगा। जब 4 आदमी कंधे पर उठा लेते हैं ना आदमी को, उस दिन आदमी फ्री होता है, बाकी इसके अलावा किसी दिन फ्री नहीं रहता आदमी, हमेशा काम रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करो अपने टाइम टेबल को इस तरीके से शेड्यूल में ढाल लो कि अपन पूरा टाइम अपन निकाल सकें। आप 2 घंटे मेरे लिए दोगे, 1 घंटे वहां पर, 1 घंटे यहाँ पर, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका एवरेज मैं आपको निकाल के दूंगा और इससे 100% आपको एग्जाम की तरह आपको लगेगा कि हाँ यार हमने अच्छा किया और हमें इस चीज का फायदा मिल रहा है। लगभग पूरी थ्योरी को अपन क्वेश्चन के साथ में रिवाइज कर देंगे। ये तो देखो ये करंट की चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन कम चल रहा है। बाकी और जो अपने टॉपिक्स हैं उनमें एक्सप्लेनेशन की बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी अपन साथ में पढ़ते रहेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलो एक बहुत सरल प्रश्न आ चुका है, बहुत देर इंतजार के बाद। खाना बनाते हैं टाइम ही देखते हैं। अब देखो टाइम तो सही बात है, वो तो बनाना तो पड़ेगा खाना तो, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया करो। मैंने देखा है बहुत से बच्चे खाना बनाते रहते हैं, क्लास भी देखते रहते हैं, क्लास चलती रहती है रसोई में, खाना भी बनता रहता है। आंसर नहीं दे पाओ, सुन तो लो कम से कम चीजों को, कान में लीड लगा लिया करो, मोबाइल चला के छोड़ दिया करो, उससे सुन लिया करो, ठीक है। खाना भी बन जाएगा आपका, क्लास भी हो जाएगी। बहुत से बच्चे हैं जो काम करते करते क्लास देखते हैं, बहुत से बच्चे बेचारे जॉब पर क्लास देखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो रात को गार्ड की ड्यूटी तक करते हैं, क्लास देखते हैं, जॉब करते हैं कंपनियों में, क्लास देखते हैं। अपन तो हम लोग घर पे तो हैं, हम लोगों को इतना मौका तो मिल रहा है कि घर वाले हमें पैसे दे रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, घर पे हैं या बाहर हैं, रूम पर हैं, हॉस्टल में। बहुत से बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं, जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ क्लास देखते हैं। कई बच्चों का मैसेज आता है, सर मैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे हूँ, आर्मी में हूँ, मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ अभी। पर ऐसा लगता है कि हाँ यार देखो ये बच्चे जब पढ़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते। तुम्हें जब सारी सुविधा मिल रही है फिर भी अपन नहीं पढ़ पाते। वो बच्चा बेचारा देश की सुरक्षा कर रहा है, उसका कल का पता नहीं कल क्या होगा। वो स्टूडेंट भी तैयारी कर रहा है, सोचो आप कि मैं कैसे करके इस नौकरी से अगली नौकरी में जाऊं। नौकरी लगने के बाद भी वो तैयारी कर रहे हैं। अपन बेरोजगार है फिर भी नहीं कर पाते, फिर भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते खाना बनाते बना देख लिया करो। देखो टाइम टेबल सेट करना हमारे ऊपर होता है सारी चीजें। नासा की स्थापना कब हुई थी बताओ, 1958 में हुई थी। कमेंट आप खुद देखा, आपको कमेंट देखने की जरूरत क्या पड़ रही है, आप कमेंट देखते ही क्यों। कमेंट देखना तो मेरा काम है, आप पूरी स्क्रीन पर चलाया करो। आप कमेंट पढ़ते ही क्यों, ये तो आपकी गलती है, आप कमेंट पढ़ते हो, आप पूरी स्क्रीन पर क्लास को चलाया करो। आपको कोई मतलब ही नहीं कमेंट क्या हो रहा है, आपको कमेंट करना है तो क्वेश्चन का कमेंट करो, नहीं करना हो तो मत करो, करोगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता है। तो साइंस की बुक के लिए मैंने आपको बता दिया है, जिन बच्चों ने परचेज नहीं की है, यदि करने के इच्छुक है तो आप कर सकते हो, बाकी अपन सॉल्यूशन इस पर कराएंगे। मैक्सिमम जितना हो सकेगा मैक्सिमम क्वेश्चन, समय कम है,
तो देखो अपन ये भी नहीं कह सकते कि 100% पूरी बुक हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे मैराथन के माध्यम से। 3 से 4 वहां क्लास लगेगी, 8 से 9, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको अपन रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं मैं लगभग पूरी बुक अपन करवा देंगे। तो जिन्होंने नहीं खरीदी है ना, तो इस बुक को अपन जरूर लें थोड़ा सा। बाकी आप देख सकते हो इसके लिए, लेकिन इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। एनसीईआरटी, आरबीएससी मोड सभी क्वेश्चन इसके अंदर हैं। इसके साथ में साइंस की और एक अपनी इंग्लिश की 2 बुक निकली है बीआईपीएम पब्लिकेशन से, दोनों का कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हो। इंग्लिश शिवानी मैम जो कि इंग्लिश की पर्यायवाची हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, सभी के पास लगभग इनकी बुक आपके पास है। अभी राजस्थान में हर बच्चा जुड़ा हुआ है, सबके पास हनुमान चालीसा की तरह बुक है। तो आप भी ले सकते हैं, कॉम्बो की तरह इसको अपना सकते हैं। कॉम्बो में आप दोनों बुक की परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अपन बात करते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव मिशन कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल की क्लास में बताया था कि कल अपोलो से संबंधित क्वेश्चन आएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव मिशन कौन सा था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव मिशन कौन सा था? पुरानी क्लास डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? पुरानी क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है क्या? कोई नहीं, उनको वैसे देख लो, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, बाकी मैं एक बार टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, एक बार देख लेंगे वो। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव मिशन कौन सा है बताइए? अपोलो 11 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग तथा एल्ड्रिन, ये चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले, कदम रखने वाले वैज्ञानिक जो थे, वो कौन से यान के माध्यम से गए थे? अपोलो 11 से। किससे गए थे बताइए? अपोलो 11 से इन्होंने यात्रा की है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? ये कल के कुछ क्वेश्चन थे, जो कल कुछ क्वेश्चन हमारे 2 चरण में से कल भी हो गए थे, वो ऐड हो गए हैं। कोई बात नहीं, आज जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो इनको कम करेंगे एक बार, तो थोड़ा सा आपको भी फायदा मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? प्रज्ञान, विक्रम, आका। तो आप सबको पता है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? बताओ। विक्रम था। क्या नाम था? विक्रम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? अल्बर्ट सेकंड क्या बंदर था क्या? बैल का कुत्ता था क्या? लाई का कुत्ता था क्या? या स्ट्रेल का कुत्ता था? तो यार ना, लाई का कुतिया थी ये, वैसे कुत्ता लिखा हुआ है, फीमेल थी ये, फीमेल वर्जन था इसका ये। और मास्को की सड़क पर, मास्को की सड़क पर एक घूमने वाली आवारा कुतिया थी। इस बेचारी को बेच तो दिया था, लेकिन इसको वापस लाने की कोई योजना नहीं थी, यानी मनसा ही पहले से नहीं थी। इसलिए और ये बहुत ज्यादा अधिक ताप के कारण परिक्रमा के दौरान ये मर गई थी। चौथी परिक्रमा के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी, लाइका कुतिया। मास्को की सड़क, ये किससे गई है बताओ? स्पुतनिक सेकंड से। किससे भेजा गया था इसको? स्पुतनिक सेकंड से। भविष्य में मानव को भेजने की चर्चा है, और पहले तो मानव विहीन रोबोट के माध्यम से जाएगा। उस रोबोट का नाम याद रखना, व्योममित्र। क्या नाम है? व्योममित्र। और फ्यूचर में मानव अंतरिक्ष मिशन भी संपन्न होगा, जिसमें मानव को भी भेजा जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एलडीसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? बेचारी को मार दिया, बिल्कुल। इसको लाने की वो ही नहीं थी, मनसा ही नहीं थी। बुक कैसे क्लियर करें? हुक्म मीणा जी, बुक को क्लियर मैं करवा रहा हूं। आप एक काम करें, बुक में जैसे आपकी 3 से 4 क्लास वहां चल रही है, 8 से 9 हमारी यहाँ चल रही है, जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं ना, इसको आप अभी मत पढ़ो। आप वो टॉपिक, इसकी थ्योरी पढ़ो, आप इसकी थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन शाम को करो। आपको घर पे थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ना। उस टॉपिक के मत पढ़ना जिसके मैं करा रहा हूं। आप थ्योरी पढ़ो, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर करो। और उस दिन पर जैसे कर लिया आपने, फिर शाम को सारे क्वेश्चन आप पढ़ लो साथ के साथ में, फिर आपका रिवीजन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप पहले पढ़ लेते हो फिर क्लास देखते हो तो डबल टाइम जा रहा है। आप उस टाइम में थ्योरी पढ़ के आओ। आपको ये देखना है कि मैं थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, ये आपको काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? समय मिलता है किसी और तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन निकाल लो, बाकी आप पहले थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
समझ में आ गई बात। और बाकी सारी बुक को मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपकी बुक हो जाएगी, टेंशन नहीं लें। आर्यभट्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो 11, रोहिणी। विज्ञान क्रांति हमारे चैनल का नाम है। जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं, पीछे देखने वाले भी, क्लास हमारी कैसी लगी और कोई आपकी क्या आवश्यकता है। जो भी आपकी आवश्यकता होगी मुझे लगेगा तो आपकी पूरी की जाएगी। फिलहाल हमारा जो आगामी दिन है वो केवल आपके लिए है। मैं चाह रहा हूँ एलडीसी के लिए अपन अधिक से अधिक मेहनत करें, ताकि थोड़ा सा, हालांकि समय कम है, हमने लेट स्टार्ट किया है अपना प्रोग्राम, लेकिन फिर भी यह है कि आपको कम समय में भी कुछ चीजें अच्छी मिल सकती हैं। एक सेशन अपनी बुक में हालांकि मैंने दिया है। एक क्वेश्चन आजकल थीम का बड़ा पूछा जाता है, कोई भी दिवस है तो उसकी थीम पूछ ली जाती है। जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या होगी, थैलेसीमिया दिवस 2026 की थीम क्या होगी, मलेरिया दिवस 2026 की थीम, 25 और 26 की थीम का याद रखना। ये भी एक सेशन में आपको अपलोड कर दूंगा या फिर लाइव क्लास ले लूंगा। बाकी जिनके पास बुक है तो बुक में तो मैंने पीछे की तरफ कंप्लीट ये कुछ एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने विविध के नाम से दिया हुआ है। बैक पेज में लास्ट लास्ट के अंदर जो सबसे लास्ट में अपन दिया है वो महत्वपूर्ण दिवस और थीम वाला ही पेपर दिया है, सारी से 2025 और 26 की इंपोर्टेंट थीम दी है भाई। जिनके पास बुक है इस पेज को छोड़ के मत जाना, सीधा इसमें से एक क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, चाहे विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वन्य जीव दिवस, जन औषधि दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जल दिवस, होम्योपैथी दिवस, हीमोफीलिया दिवस, पृथ्वी दिवस, मलेरिया दिवस, अस्थमा दिवस, थैलेसीमिया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, पर्यावरण दिवस, सभी की, रक्तदाता दिवस, सभी की अपन ने थीम दी है 2026 और 25 की। तो इंपोर्टेंट है, आजकल डे कम पूछा जाता है, थीम ज्यादा पूछी जाती है। फिर अपन ने लास्ट वाले पेज पे ये भी दिए हुए हैं इंपोर्टेंट डे, तो भूल मत जाना, लास्ट में पेज है, छोड़ मत देना। जिन्होंने बुक ली है याद रखना, लास्ट वाला पेज बहुत ही इंपोर्टेंट है, छोड़ के मत चले जाना इसको, कहीं आप पता चले साहब हमें तो पता ही नहीं था। टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कम टाइम में भी करवा देंगे, बुक की टेंशन मत लो आप, बुक की टेंशन मेरी है, बुक की टेंशन मेरी है, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा बुक को, बुक की टेंशन मत लो आप। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट, क्या नाम है, स्पुतनिक फर्स्ट। चलो 25वां क्वेश्चन करते हैं, वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति में देखा जाता है। भू स्थितिक उपग्रह, नॉन पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, दूरस्थ सेंसिंग उपग्रह। दूरस्थ सेंसिंग उपग्रह वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर निश्चित स्थिति में देखा जाता है। वह उपग्रह है जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर निश्चित स्थिति में देखा जाता है। ये क्वेश्चन हम एमसीक्यू से करा रहे हैं क्या? एमसीक्यू में तो दूसरे अलग क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन अलग नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन बीच में से मैंने छोड़ दिए हैं, वो केवल ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं जो मुझे लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं या फिर सरल हैं थोड़े से, ठीक है। लिमिटेड क्वेश्चन का मतलब यह है कि अपन कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लें, जो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट खुद पढ़ लेगा, इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, उसी को अपन ने छोड़ा है। बाकी ये क्वेश्चन सारे अपनी बुक में हैं, क्वेश्चन सारे अपने बुक में है, बचे हुए क्वेश्चन भी अपन लास्ट में ले लेंगे, आप टेंशन नहीं लें। इस सारे क्वेश्चन बुक में, आप सीरीज से देखोगे तो हो सकता है आपको ऊपर नीचे लग जाए कि साहब बुक में तो ये नंबर पे दे रखा है, आपने ये नंबर पे लिया है, सीरीज में आपको ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक के ही हैं, याद रखना। ये कोशिश हम बाहर से भी कुछ बीच में यदि इंपोर्टेंट लगेगा हमें तो वो भी ले लेंगे, बाकी मेन चीज है कि आप बुक का सॉल्यूशन कर लोगे ना अभी, वो ही बहुत आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, याद रखना। बुक क्लियर किस चैनल पर कराएंगे? दोनों पर कराएंगे, आधा पार्ट इस पर हो जाएगा, आधा पार्ट बीआईपीएम पर हो जाएगा, इसीलिए तो दोनों पर रखा है, क्योंकि एक पर नहीं हो पाएगा, समय कम है थोड़ा। देखो एक घंटे में 25 क्वेश्चन ही हो पाते हैं व्याख्या के साथ, 25 से 30 ही। अब 25 से 30 में अपन करेंगे तो ज्यादा नहीं हो पाएंगे, इसीलिए एक घंटे क्लास वहां रखिए, एक घंटे यहाँ रखिए, बीच में अपन मैराथन क्लास और बढ़ा देंगे, 3-3 घंटे का ले लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा अपन के सिलेबस और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस अपना अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोनों ही चैनल पर क्लियर होगी, दोनों ही चैनल से आपको जुड़ा रहना है, 3 से 4 और 8 से 9, ठीक है।
हाँ बिल्कुल दीपक शर्मा जी, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बताया भी था अभी आधा घंटा पहले बच्चों को, मैंने बीच में बोला भी था। परसों 2-3 दिन पहले हमने एक क्लास रखी थी और उस क्लास का क्वेश्चन कल यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया है। अब ये आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है, आप सोच सकते हो। और सॉरी, आपने मैंने आपको ऑफलाइन बैच में ही पढ़ाया था, जिस दिन मैंने आर्टेमिस के बारे में पढ़ाया था, अगले दिन लैब असिस्टेंट में सेम का सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। तो देखो मेहनत करके यदि अपन पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपन भू स्थितिक उपग्रह। क्या बोलते हैं बताइए? भू स्थितिक उपग्रह कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। मेरी भविष्य की योजना थोड़ी सी ये भी है कि इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी अलग से थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के टॉपिक भी डाले जाएं, लेकिन अभी देखो समय कम है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा कोइड वर्जन पर काम करेंगे, साथ साथ अपन कुछ इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म लेकर के चलेंगे, ताकि इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे अपन। बाकी आगामी दिनों में अपन थोड़ा सा इंग्लिश के भी टॉपिक अपन डालेंगे, तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट अपन देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी हो रही है कि सर बुक भी आपने हिंदी में निकाल दी है और नोट्स भी नहीं है। हालांकि नोट्स तो मैंने कई बच्चों को सेंड भी कर दिए हैं इंग्लिश में, जितने भी थे केमिस्ट्री वगैरह के। आपको भी चाहिए तो आप बता देना, मैसेज कर देना मुझे। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं तो वो कृपया करके हमारे विज्ञान क्रांति को ध्यान रखें। विज्ञान में अपन को क्रांति लानी है, 100% आएगी, इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो आज मैंने बोला है आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करोगे, अधिक से अधिक लाइक करोगे और इसको सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को, और आगे तक अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को पहुंचाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो आज का हमारा समय हो चुका है, आप भी खाना पीना बना लीजिए, खा लीजिए, और जल्द ही आपका टाइम मैं बढ़ाऊंगा। अभी केवल 2-4 दिन अपन ये टाइम रखेंगे, जल्दी मैं चाह रहा हूँ आपका टाइम 2 घंटे का कर सकता हूँ मैं, 8 से 10 का। 2 घंटे में थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। महत्वपूर्ण बात यह है, आप दिमाग में कहीं ये सोच रहे हो साहब हम साइंस को इतना कैसे पढ़ेंगे। अरे मेरे भाई, फर्स्ट पेपर पास करना बहुत जरूरी है, और फर्स्ट पेपर पास करने के लिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन कराने वाले सब्जेक्ट यही हैं। आपके नंबर बढ़ाएंगे इंग्लिश हिंदी, नो डाउट बढ़ाएंगे, लेकिन सिलेक्शन करवाने वाला जो सब्जेक्ट है ना, और निकालने वाला जो सब्जेक्ट है, वो भी यही है। 150 क्वेश्चन में से मुझे पता है जब पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया गया ना, तो 60 क्वेश्चन सही निकालना भारी पड़ जाएगा। तब आपको याद आएगी साइंस की और मैथ की, देख लेना आप, क्योंकि साइंस और मैथ की 2 सब्जेक्ट इसमें मेन है जो आपका सिलेक्शन कराएंगे। फर्स्ट पेपर है, बाकी देखो सिलेक्शन में तो सभी शामिल हैं, लेकिन पता चला कि अपन दूसरे पेपर में चाहे कितने भी अच्छे नंबर ले आए, लेकिन फर्स्ट पेपर आपने नहीं पढ़ा, तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए ध्यान से रखें, थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों को। साइंस में जहां जहां आपको कमजोरी फील होती है, जहां जहां आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे यहाँ पर ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा पढ़ें। आप मुझे बताएं, मैं आपको थ्योरी भी करवा दूंगा साहब, हम आप कमेंट करके जरूर बताएं साहब ये टॉपिक आप करवा दीजिए। वैसे मैंने कई सारे टॉपिक चैनल पर डाल रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, और भी छोटा मोटा पार्ट अपन डेली डालते रहेंगे। और प्रकाश लाइट वाला चैप्टर भी आपको जल्द ही पूरा एक साथ में आपको दे दूंगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार, अभी अपलोड उसको भी अपन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास अपन इतनी ही लेंगे। तो बीआईपीएम एकेडमी चैनल पर, बीआईपीएम पर याद रखना अपनी क्लास रहने वाली है डेली 3 से 4, और अपना चैनल है विज्ञान क्रांति भाई रवि भारद्वाज सर, इस पर क्लास रहेगी 8 से 9। जल्दी ही मैं इसका टाइम बढ़ा दूंगा, 8 से 10 तक का भी कर दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा बच्चे बढ़ाओ, थोड़ा सा आप मोटिवेशन दोगे, तो मैं भी आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करूंगा, और अधिक से अधिक अपन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आपको टेंशन नहीं रहेगी। पूरी बुक की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बुक कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, हालांकि मुझे पता है कि जब पैसे नहीं होते हैं तो 250 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये आपको फायदा देगी, मुझे इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आपको इससे प्रॉफिट होगा, नो डाउट। और उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आपको साथ में लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, चीजों को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मेन चीज ये है, तो इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हो सकता है ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके करोड़ों रुपए के रिटायरमेंट में बदल जाए, इसके लिए आपको ये तैयारी करके ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी बहुत बढ़िया रही है, आप सभी बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड भी पढ़ाते हो, आपके पढ़ाए हुए में से कम 40 क्वेश्चन की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शर्मा जी, आपको उम्मीद है तो 100% ऐसा होगा। हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए, ये मुझे है क्योंकि मैंने वास्तविक एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया है।
पूरा वीआईपी में जितने बैच हैं, और भी कई संस्थान हैं जहां मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरिडियन पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और भी एलडीसी के 2-3 जगह और भी बैच हैं, सभी जगह जहां मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि यही, सभी जगह जहां पढ़ाया हुआ है वहां पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया हुआ है, सेम चीजें दी। कई बच्चे मेरिडियन के भी जुड़े हुए हैं, तो मेरिडियन पे भी मैंने वही चीज पढ़ाई है सेम, बहुत ही शानदार सिलेबस करवाया अपन ने वहां पर, टाइम से कराया सारा। जहां भी अपन जुड़े हैं टाइम से पूरा सिलेबस करवाया हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर भी जो आपसे वादा किया है वो अपन पूरा करेंगे। हाँ, बुक देखो, बुक आप, कई विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि साहब 30 दिन है, क्या बुक लें, 30 दिन तो यूं ही निकाल दें। अरे 200-250 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बुक आपको आगे भी काम में आएगी, ऐसा नहीं कि आगे काम में नहीं आएगी। जब तक अपन बेरोजगार हैं तब तक हर पेपर को देते हैं। आप नया सीईटी भी दोगे, मुझे पता है, हर बच्चा देता है। पीएसआई भी दोगे कई बच्चे, पुराना वाला बीडीओ भी दोगे, सभी पेपर देंगे, सब में काम में आएगी। तो ऐसा थोड़ी 30 दिन बाद कोई बदबू थोड़ी आएगी इस बुक में से, 30 दिन बाद कोई सड़ेगी थोड़ी है बुक ये, 30 दिन बाद भी आपके काम में आएगी। तो आप इसको परचेज कर लें, इससे आपको 100% फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सभी के लिए बेस्ट है ये। और कोशिश हमने यही की है कि आपके मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक में से मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरी और बुक में से 40 प्लस क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे। ये तब है जब पेपर का लेवल बढ़िया रहेगा, मॉडरेट रहेगा। अगर पटवारी जैसा पेपर हुआ था लास्ट, यदि ऐसा पेपर हुआ तो फिर तो आप टेंशन ही मत लो, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसा पेपर हो उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज मिल जाए तो अभी कम बड़ी बात नहीं है। कई बार पेपर का लेवल इतना खतरनाक आ जाता है कि 35 क्वेश्चन मिल जाए, 30 क्वेश्चन आप सही कर दो ना काट पीट के, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और 30 फर्स्ट पेपर में 90 क्वेश्चन भी आपके हो गए ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। यदि पेपर का लेवल अच्छा आ गया तो 200 सीटें खाली जाएंगी। ध्यान रख लेना, 10,000 सीटें बहुत होती हैं, कम नहीं है। और अभी तो हमारा राजस्थान में प्रोग्राम यही चल रहा है, कठिन पेपर बनाओ सीटें खाली करो, अगली बार फिर भर्ती निकालो। कठिन पेपर बनाओ सीटें खाली करो, फिर से भर्ती निकालो। यही पैटर्न चल रहा है। तो पेपर का लेवल नो डाउट अच्छा ही आएगा। बिल्कुल नाथूराम खोकर, शानदार है बुक, बिल्कुल आपका जो फीडबैक है यही बना रहे। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता दिया करो। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ लगे कि गुरुजी हमें इस क्वेश्चन तकलीफ लग रही है, इसका आंसर हमें ये लग रहा है, तो आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना। मैं जैसे ही समय मिलता है देखता हूं, इस पर आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना जिन्होंने बुक ले रखी है, कई बार होता क्या है कि हम क्वेश्चन को डाल के देखते हैं चैट जीपीटी पर, एआई पर, वो क्वेश्चन का आंसर गलत भी बताते हैं। चैट जीपीटी 100% सही नहीं है, एआई 100% सही नहीं है। एआई कई बार क्वेश्चन लिखा हुआ कुछ है, आंसर कुछ बताएगा, एक्सप्लेनेशन कुछ करेगा, मुझे पता है, इसलिए आप उस चीज में भ्रमित नहीं हो। फिर भी यदि मुझे कहीं लगेगा कि एक दो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, कोई ऑप्शन में गड़बड़ है, तो वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से सारा कुछ करा दूंगा। ठीक है, साइंस की मैराथन भी अपन जल्दी स्टार्ट कर देंगे। पटवार जैसा हुआ तो पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल। पटवार में तो नॉर्मल पेपर आया था, देखो वो कोई अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लेवल का नहीं था, लेकिन देखो सारे सब्जेक्ट, एक विद्यार्थी, हम तो केवल साइंस ही देखते हैं, मैंने कल भी बताया था, एक विद्यार्थी तो कम से कम 4-5 सब्जेक्ट देखता है एक साथ, 5-6 सब्जेक्ट देखता है। तो उसके लिए वो नॉर्मल नहीं होता है। हार कहना आसान होता है, एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देना टफ होता है। तो पेपर वो भी मॉडरेट था, ऐसा नहीं है कि साहब बिल्कुल सरल था। और सरल, एक बात और मैं आपको बता दूं, कठिन पेपर में पढ़ने वाले को हमेशा फायदा मिलता है। सरल पेपर में तो कहते हैं ना, गधे घोड़े बराबर हो गए। सरल पेपर में तो जो अभी क्लास नहीं ले रहा है ना, और रील देख रहा है मोबाइल पर, वो और आप दोनों बराबर हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। और कठिन पेपर आ गया तो आप जैसे विद्यार्थी जो लगातार संस्थाओं जुड़ करके अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे चैनल से जुड़कर मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्लास भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, एमसीक्यू बैच ले रखा है, फिर आप में और उनमें अंतर क्या रहेगा, बराबर हो जाओगे सरल पेपर में। तो मैं तो ये कहता हूँ पेपर का लेवल हमेशा एवरेज आना चाहिए, स्टैंडर्ड आना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या मिले दोस्तों, फायदा मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी को, लगातार सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, कोई भी बच्चा गया नहीं है। बहुत बहुत आशा करता हूँ यही आपका प्रेम प्यार आगे भी बना रहेगा। बिल्कुल पटवार में देखो सभी आने वाली, और अभी चुनावी साल है, आगामी साल में बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। पटवार, बीडीओ, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, सीईटी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी प्रकार की भर्तियां हैं। और सभी प्रकार की भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अपनी, और आगे भी अपन इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो बुक जिन्होंने नहीं ली है तो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर अवेलेबल है। बाकी बुक का सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर चल रहा है।
ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज आपका प्रेम पेयर बहुत बढ़िया बना रहा है। लगातार हमसे जितने बच्चे थे वो जुड़े हुए हैं, 15-20 बच्चे हैं लगातार जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, एक दिन अपन 15 से इसको और आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आज आप इसको इतना शेयर करोगे कि कल 15 बच्चे की जगह 30 बच्चे हमारी क्लास में लाइव आए। कोशिश करना आप भी जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो कल से लाइव ही आने की कोशिश करें। हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए देंगे। ध्यान रखना, विज्ञान क्रांति चैनल आपके विश्वास के पात्र बनेगा, याद रखना, और आप भी विश्वास के पात्र बनोगे। थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी मेहनत मैं करता हूँ, थोड़ी थोड़ी मेहनत से अपना सफर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास का तो हमारे समय हो चुका है। नमस्कार भाई सभी को, जय श्री राम श्री कृष्ण। नमस्कार भाई सभी को। ठीक है दोस्तों, और कोई कमेंट बताइए, अभी मैं फिलहाल कमेंट बॉक्स में हूँ। और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और भी कुछ बाद में भी, जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप भी जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज कमेंट करें, आपको कैसी लगी क्लास, वास्तविकता के साथ, कोई झूठा नहीं है। जो भी आपको कमी लगी आप जरूर बताएं, आपको जो भी अच्छे लगे वो जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, ताकि थोड़ा सा हमें देखने को मिले। हमारी टीम आपका कमेंट जरूर पढ़ेगी, मैं भी खुद देखता हूँ कमेंट को, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी को नमस्कार। चलिए आज की क्लास में विदा लेते हैं, कल अपने फिर अपनी क्लास रखेंगे दोस्तों। चलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें अपने। उसको सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाई चांस कोई क्लास में कभी ऊपर नीचे हो जाता है किसी कारण, बस कोई भी देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कोई लाइट का इश्यू हो सकता है, कहीं इमरजेंसी का वर्क हो सकता है, तो थोड़ा सा क्लास को अपन ऊपर नीचे कर लें। जैसे कल का या तो वैसे क्लास आपकी 8 बजे ही रहेगी, कभी कभी हो सकता है 8 की जगह आपकी 9 बजे भी क्लास हो जाए, जैसे बाई चांस कभी कोई काम आ जाए तो अलग बात है, बाकी रेगुलर टाइम अपना यही रहने वाला है, तो आपको उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका प्रेम पेयर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मिलते हैं कल अपन नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे के क्वेश्चन अभी हमारे और बचे हुए हैं, क्वेश्चन अभी हमारे स्पेस के पूरे नहीं हुए हैं। स्पेस वाले चैप्टर को आप पढ़ के आइएगा। कल मैं स्पेस की क्लासेस की और लेता हूं, फिर अपन इसमें टॉपिक चेंज आगे कर देंगे। इसका एक थ्योरी वाला पार्ट है, वो भी मैं एक दिन में कंप्लीट आपको करा दूंगा। तो चलिए बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। अपने कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कंटेंट में कोई कमी नहीं है, रियलिटी में कोई कमी नहीं है। आप कहीं से मैच कर लेना, किसी भी संस्था से मैच कर लेना। मैंने राजस्थान के लोगों हर संस्था में पढ़ा रखा है। मैं ऑफलाइन में ज्यादा बिजी रहता हूँ, ऑनलाइन थोड़ा सा कम लेता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में भी अब थोड़ा धीरे धीरे अपन लेंगे। ऑफलाइन स्टूडेंट तो मोस्टली अपन से जुड़े हुए हैं, और कंटेंट सभी को अपन ने बहुत बढ़िया दिया है। ठीक है, और देखो मजा तब आएगा जब एग्जाम के दिन आपके क्वेश्चन सही होंगे और अगले दिन आप कमेंट करोगे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ। मैं ये तो नहीं कहता कि सब 50 में 50 आप पूरे करोगे, ये डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि आप जो और बच्चे करेंगे उससे आप बेहतर करोगे, इतना मुझे विश्वास है, और इतना कॉन्फिडेंस आपको भी बना करके रखना है। निकोटिया आप अभी जुड़े हुए हो, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लगातार जुड़े रहना। आज की क्लास को फिर से एक बार लास्ट बार बोलूंगा, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हमारे 5वीं क्लास है आज हमारे चैनल पर, और धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, और आगामी दिनों में और भी बच्चे जुड़ेंगे। आगामी दिनों में आपकी टाइमिंग भी और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाकी अपन चर्चा करेंगे कल। सभी को जय श्री कृष्णा, श्री राधे, शुभ रात्रि।